अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, जूली जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, मंचासीन सभी नेतागण, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आप सब प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मजबूत जाबाज कार्यकर्तागण, साथियों, मैं एक बार पुनः खड़गे जी का और वेणुगोपाल जी का जयपुर शहर में इस मैदान में बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे को लेकर ये सभा रखी गई है, ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का या सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा पूरे मुल्क का है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और हम सब लोगों ने समूचे देश में, जैसा वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे, पूरे देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को पुख्ता करने के लिए, केंद्र की बैठी हुई सरकार को जगाने के लिए जो जागरूकता करनी है, उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा अगर बोझ किसी के ऊपर है तो हमारे आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। इसलिए आज आप लोग इतनी भीषण गर्मी में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस बात को दिखलाता है कि केंद्र की सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में 70-75 सालों से अलग अलग सरकारें आई, हर सरकार ने संविधान के संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो, गैर कांग्रेस की हो, लेकिन पिछले 11 सालों में संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग, जिसको निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष दिखना चाहिए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जितने मतदाता नहीं हैं उससे ज्यादा वोट वहां पड़ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होता था? 3 लोग चयन करते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संशोधन लेकर आ गए, चीफ जस्टिस को हटा दिया, अब प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोग में से 2 का बहुमत होगा, जिस मर्जी को आप निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना सकते हो, अध्यक्ष बना सकते हो। तो संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर तमाम विपक्ष के दल एकजुट हो चुके हैं और हम कांग्रेस के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे अग्रिम पगड़ी पे खड़े होकर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे जी आपका और राहुल गांधी जी का कि 2025 का जो साल है, ये पूरा साल संगठन को समर्पित किया है। पूरे देश भर में मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, हर कार्यकर्ता तक हमको पहुंचना है, नियुक्तियां करनी है, प्रशिक्षण करना है और दिशा में जूली जी और डोटासरा जी ने जो राजस्थान में काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जाबाज की तरह लड़ने को तैयार है। अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा, मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया और वही काम खड़गे जी, राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सबके जवाब को मिलने चाहिए। इस नाजुक मौके पर पूरा देश आज एकजुटता से खड़ा है, लेकिन जो आतंकवादी चाहते हैं
जो पाकिस्तान चाहता है कि धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटा जाए, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी भाजपा नहीं निभाएगी, ये जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी पड़ेगी, आप लोगों को निभानी पड़ेगी। अभी जयपुर शहर के एक भाजपा के विधायक ने क्या तांडव रचा जयपुर शहर के अंदर। पब्लिकली उनको माफी मांगनी चाहिए, भाजपा के नेताओं को। मुख्यमंत्री का बोलना चाहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोलते हैं। आज इस मंच पर खरगेश वेणुगोपाल जी आए, आपको संदेश देंगे। मैं तो उतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से अगर संघर्ष करेगा तो 3.5 साल के बाद यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और 36 कौमों को लेकर आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। आप सब यहां पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया, और एक बार पुनः खरगे जी आपका, वेणुगोपाल जी, मैं पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा है, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले हम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। और हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत की है। लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ज्यादा उनको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी तो आप ला नहीं सके, लड़ नहीं सके, आप कोई खून बहा नहीं सके। ये कांग्रेस ने लड़के सूली पे चढ़ के लाखों लोग अपना खून, घर बर्बाद करके, विद्यार्थी जीवन छोड़ के देश को आजादी दिलाए। तुम आज बैठे हो, क्यों बैठे हो, कैसा बैठे हो? इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसी लिए एक मामूली सा आदमी भी, चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरा जैसा आदमी जो एक मिल वर्कर का बेटा है, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये चीजें आप मत भूलिए। अगर देश बचा, संविधान रही, तो ही आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे। मैं आरएसएस वालों को भी यही कहना चाहता हूं,
भाइयों, तुम जो नाच रहे हो, हर शहर में करोड़ों रुपए की जायदाद बना रहे हो, कहां से बनाए भाई? किधर से आए आपको? इतने संस्थाएं तुमने बनाए, हर संस्था को बिल्डिंग, हर जगह बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिल्डिंग, हजारों एकड़ जमीन आपने ली, कहां से आ गए? और दूसरा, या कोई पार्टी का फंक्शन होता है, जब हमारा फंक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पर आप लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर धार डाला। जब हमारा फंक्शन अहमदाबाद में हुआ, तब आप नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस करके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जशीट डालते हो। जब जब कांग्रेस बढ़ती है, तब तब ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा दबने वाले लोग नहीं हैं। देश को जान देने वाली नेता इंदिरा गांधी हमारी नेता है। देश को एकता रखने के लिए जो जान दिए, वो राजीव गांधी हमारे नेता है। अरे तुम्हारे पास कौन है? देश के लिए तो आप कुछ नहीं करे, आजादी हासिल करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन सब दोष कांग्रेस को देते। सुबह उठे शाम तक कांग्रेस को अगर गालियां नहीं देंगे, उन आरएसएस और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को नींद ही नहीं आती। भगवान का नाम कम लेते रोज उठ के, लेकिन हमारा नाम तो जरूर लेंगे कांग्रेस को गालियां देने का। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए आपको एक रहना चाहिए। इतने लोग मर मिटे हैं देश के लिए, और आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगाड़ना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए उनके यूट्यूब के ऊपर उनके स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं। उनका काम यही है, हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं तो वो तोड़ने की बात करते हैं, और ऊपर से हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कांग्रेस वालों ने क्या किया भाई? तुम रोज उठ के सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सबको गालियां देते हैं। क्या कोई अभी जब हमारे मित्र गहलोत ने कहा, क्या कोई गांधी फैमिली में इस 89 से लेकर अब तक कितने साल हो गए? 30 साल के ऊपर। क्या कोई उनके फैमिली में प्राइम मिनिस्टर बना? कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना? कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना? उनके फैमिली से कोई कुछ नहीं बना, फिर भी रोज उठ के बम मारते 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 बैठते ही है। शंखनाद बोलते ना आपके पास, वैसा शंखनाद करते जाए। अरे भाई, जो लोग सत्ता में नहीं है और उनकी बात तुम रोज उठ के करते हो, और तुम्हारे पास आज जो लोग आए हैं, तुम्हारे साथ लोग जो जमे हैं,
वो सब ऐसे हैं, कलंकित है। तुम्ही ने उनके ऊपर ईडी केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीबीआई का केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीवीसी का दावा लगाया, सब कुछ तुमने करा और वही लोगों को लेके अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो, क्योंकि उनको तो मेजॉरिटी नहीं है। पहले तो बोलते थे 400 पार, इस बार 400 पार। तो अब क्या है, वो तो उनके दोनों टांग टूट गए हैं। एक तो टीडीपी की टांग लगा लिए और दूसरी टांग जो है हमारे बिहार के नीतीश कुमार का टांग लग गया है। अगर वो दोनों टांग हटा लिए फिर इन्हों बैठे जगह ही बैठना पड़ता है, मोदी जी और शाह जी सभी लोग। ये सोचो, ये डेमोक्रेसी है। 300 पार 400 पार बोल के अहंकार में अगर आप आएंगे, इस देश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ इस देश में संविधान है। संविधान के तहत ही हमारी डेमोक्रेसी चलती है। इसीलिए भाइयों, 140 करोड़ लोग आज एक होकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कितना इसमें आगे बढ़ेंगे, यह हमको देखना है। और दूसरी चीज, आप हर एक के ऊपर सवाल मत उठाओ। मैं देखा एक पेपर में एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। कौन कहा मालूम है? अरे एक पीयूष गोयल ने कहा, अरे 140 करोड़ जनता को वो चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास देशभक्ति की कमी है। देशभक्ति की कमी हमारे पास है तो क्या इंदिरा जी अपनी जान देती थी? क्या राजीव गांधी अपना जान देते थे? आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां खाई, वो किसने मारा? मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूं, तुमको सबको मालूम है। और ये लोग हम पे दब्बा लगा रहे, टीका कर रहे हैं। तो हमको होशियार रहना चाहिए, हर दिन वैसे ही नहीं। हर एक को बेवकूफ आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। चंद लोगों को आप चंद दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। सारे लोगों को सारे समय तक बेवकूफ बना के नहीं रख सकते। ये भारत है और हमारे पास संविधान है। तो इसलिए मोदी जी, आप होशियार रहिए, सबको लेके चलने का सीखो, उसके बजाय सबको टीका करने का और सबके ऊपर ईडी रेड। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ईडी रेड, नहीं तो सीबीआई केस। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको कार्रवाई करना है तो कानून के तहत कार्रवाई करो ना। जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना, या नहीं तो अपने पार्टी में लेना। ऐसा ही करके उन्होंने राज्यसभा में इतने लोगों को भर लिया है, पूछो मत। और राज्यसभा में भरले पहले उनको कलंकित बोले, पहले उनको सब कुछ बोले, डब्बा लगाए। वहां आने के बाद, जाने के बाद मोदी जी और शाह के पास वो क्लीन हो गए, सब वहां पर स्वच्छ हो गए। अरे भाई, तुम अगर ऐसा सबको डराते गए
तो कांग्रेस को तो ऐसा डराएंगे, डराओ मत, ये कांग्रेस मजबूत है। और यहाँ जो आए हर देहात से एक एक आदमी है, बूथ लेवल का एक आदमी है, डीसीसी का एक आदमी है, और ये समझता है। और जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर पहला भाषण देकर जब पार्टी टूटी हुई थी, तो उनको हिम्मत देने वाले लोग हमारे राजस्थान के लोग, सबको छोड़ और सबको कमजोर करने की कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन ऐसे झूठे मुकदमे लोगों को कमजोर करके आप डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 8 अप्रैल 8-9 को हमने यहाँ अहमदाबाद में एक अधिवेशन बुलाया था पार्टी का। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, वहां देश में लोगों के समस्या के बारे में आपको जाके बात करना है, गांव-गांव जाना है, घर घर पहुंचना है, और जो भी समस्या एम्प्लॉयमेंट का हो, इन्फ्लेशन का हो, कीमत जो बढ़ रहे हैं, और आज सामान्य आदमी बड़ा परेशान है। अरे मोदी कुछ नहीं दिए, फूड सिक्योरिटी हमारा है, मनरेगा हमारा है, एजुकेशन हमारा है, ये चीजें तो हमने दी। मोदी क्या दिए? महंगाई दिए। मोदी क्या दिए? अनएम्प्लॉयमेंट दिए। मोदी क्या दिए? 56 इनकी छाती है बोले, लेकिन वो सुकुड़ के अब कितना हो गया कि मालूम नहीं। किसी टेलर को आप भेजिए अध्यक्ष जी, अब छाती कितनी है देखने के लिए, सुकुड़ गया आपने। पहले ऐसा था, अभी भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अब उतना फैलता नहीं। तो ये ऐसे लोग देश को कमजोर करते हैं। मिला आपको चांस, डेवलपमेंट करो, मिला आपको समय, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT के किए, इरिगेशन किया, दूध का व्हाइट रेवोल्यूशन किया, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। करो ना ऐसा कुछ करके बताओ। उसके बजाय रोज उठते ही हमको ही गालियां दी। यानी इतने डरे हुए कांग्रेस से, इतने आप तो बहादुर सेना है, इसीलिए तो डरते आपको। अगर कमजोर हम कांग्रेस होते तो हमको डरते थे नहीं। तो भाइयों, आप मजबूती के साथ जो काम करो, EICC से जो भी सर्कुलर आए उसके ऊपर अमल करो। यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, हर देहात से आए हुए, हर बूथ से जो आए हुए, आपको मेरा एक ही सुझाव है, अगर संगठन मजबूत बना, पार्टी मजबूत बनी, तो ये बीजेपी रहने वाली नहीं है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। और देखो, हमारे कांग्रेस पार्टी की जब यहां पर हुकूमत थी, उस वक्त कई वो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के ओर से जो यहाँ सरकार चलाते थे, गहलोत साहब है, सचिन पायलट है, दूसरे हमारे PCC अध्यक्ष है, सभी, तो ये लोगों के हित में काम किए। 25 लाख क्या है वो इंश्योरेंस, चिरंजीवी योजना, फिर इन्होंने उसको घटाकर 5 कर दिया। इनका काम हम बढ़ाना, इन्हों घटाना,
यही है और कोई काम नहीं। और ऐसा वो चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं कि बैठो बोले तो बैठना, उठो बोले तो उठना। वो बैठ जाता है, उठो उठ जाता है। ऐसे लोगों को बिठाते हैं और बोलते हैं देखो हम एक बैकवर्ड को बिठाए, हम एक फॉरवर्ड को बिठाए, हम एक ब्राह्मण्स को बिठाए, हम एक राजपूत को बिठाए। अरे भाई बिठाओ अच्छे लोगों को जो देश का काम करे, जो हमारे नौजवानों का काम करे, महिलाओं का काम करे, दलितों का काम करे, पिछड़ों का काम करे, वैसे लोगों को बिठाओ। वो सब छोड़ के अगर हमारा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन जूले नहीं टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी, यही सिखाता है हिंदू धर्म। आप तो सबको एक रखना चाहते हैं ना, फिर इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? और सब बात आप हिंदू की करते हो। जब हिंदू एक है तो ये क्यों चाल आप चलते हो? एक अपोजिशन लीडर, एक एमएलए, 3 बार एमएलए बना है और संविधान के तहत चुन के आया है। उनको दर्शन लेने के बाद जाते ही गंगा जल से धोते हो। अरे भाई तुमने क्या क्या नाटक नहीं किया पहले? अरे जरा बैठो भाई, क्या बात, क्या नाटक नहीं किए? जब वो लोग 2014 में अधिकार में आए तो यही शाह साहब, यही उनके चेले लोग दलितों के घर में जाके खाना खिलाने का दिखाते थे। अब देखिए हर घर में जाके, कहा शेड्यूल कास्ट के घर में जाके, दलित के घर में जाके आज शाह ने खाना खा लिया। अरे क्या न्यूज है? उन्हें पानी पिया, ये भी न्यूज है। अरे पानी तो दलित जो खोदता है, जो तालाब बनाता है, जो कीचड़ में घूमता है, उसने तालाब बनाया। ये बैकवर्ड लोगों ने मिलकर मेहनत करके तालाबे बनाए। ये पीने के जो क्या बोलते हैं आप, वेल को, कुआं, ये लोग बनाते हैं। वही पानी उनको पीने नहीं देते। जो भगवान के जो ये कटते हैं मूर्तियां, वो पत्थर फोड़ के, वड्डर कम्युनिटी के लोग पत्थर फोड़ के लाते हैं, पैर रख कर उसको घिसट कर वो मूर्ति बनाते हैं। कहीं राम मंदिर में बिठाते, कृष्ण मंदिर में बिठाते, उधर बिठा, सब ये करता है। होने के बाद तुम उसको छीओ मत। ये ऐसी बात हो गई। जिस मंदिर में तुम, वो एक नेता थे इसलिए उनको लेके गए, उन्होंने 4 कदम आगे भी नहीं गए। वो मूंछ वाला आया और उसने बोला कि गंगा जल डाल के इसको साफ करूं। तो भाइयों, अगर देश की स्थिति इस ढंग से रही, हम कहां रहेंगे एक? मैं तो एक रहना चाहता हूं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखे, देश एक रहना इसलिए लिखे। उन्होंने जो पूना पैक्ट कर लिया, उन्होंने जो पूना पैक्ट गांधी जी के साथ कर लिया, वो पूना पैक्ट के तहत यही दर्शाता है कि देश एक रहना। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा गांधी जी की बात मानकर आज संविधान बनाने के लिए भी वो आगे तैयार हो गए। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं, पहले हम हिंदू
बोल के तुम जो बोलते हैं, मैं भी हिंदू ही हूं, मेरा नाम है, तुम लोग गलत पुकारते हो मेरा नाम। मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो एक बार। अरे मेरा नाम का इतने आपके पास ये कितने अष्टलिंग है, कितने हैं? 12 लिंग है। 12 लिंग में से मैं एक हूं। मेरा बाप ने मल्लिकार्जुन रखा, जो श्रीशैल में है, जो श्रीशैल में है, उसमें वो नाम का मैं हूं। लेकिन मेरा नाम भी बराबर आप लोग नहीं पुकारते। हाँ, तो ये और हमारे जैसे लोग कहीं झुकने वाले नहीं हैं। मोदी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, शाह साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं दलितों को झुकाने का, पिछड़ों को झुकाने का। ये लोग झुकने वाले नहीं है। अब देश का संविधान आया है, बाबा साहब आया है, जय भीम का नारा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने बापू जिंदाबाद, जय भीम और जय हिंद, ये नारा सब, जय संविधान, ये नारा राहुल जी ने इसलिए बनाया कि सारे समाज के लोग मिलकर चले। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समानता का, एकता का और बंधु प्रेम का जो दिया है, उसको लेकर चलने के लिए उन्होंने कहा है। वही काम राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं। हम सबको एक होके उनके पीछे मजबूती के साथ, उनके साथ मजबूती के साथ ठहरना होगा। अगर उनकी शक्ति आप बढ़ाएंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि निश्चित रूप से देश बदलेगा। और देश अगर बदलेगा, हालात बदलेगी और हम और भी तेजी के साथ काम करेंगे। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए किया, वो वही काम हम भी कांग्रेस के जमाने में करते रहेंगे। भाइयों, मोदी जी अपने 11 साल में इतने झूठ बोले, पूछो मत। उससे पहले मैं ये बोलता हूं, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था। इंदिरा जी ने 30 अक्टूबर 1984 में भुवनेश्वर में कहा था, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। और एक बार पढ़ो, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। ये है हमारी नेता, हमारी माता इंदिरा गांधी जी के शब्द। इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं सब गंदे। कैसा? अरे बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं छोड़ा शाह ने? क्या कहा? उन्होंने कहा, भाई अम्बेडकर 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 कितने बार बोलते हो? इतने बार अगर बोलते अम्बेडकर अम्बेडकर, उतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग को जाते थे। यानी इतनी घृणा है बाबा साहब के नाम से। और ये हमको बार बार कहते हैं बाबा साहब का अपमान किए, वो किए। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल का है। तुम्हारा क्या है? पूछो तुम्हारे नेता उस वक्त जो 7 कमेटी के सदस्य थे, जिसमें टीटी कृष्णमाचारी थे, अल्लाडी रामकृष्णा अय्यर थे
और इधर राजस्थान के भी थे। ये 7 लोगों को पूछो, वो खुद ही बोलते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर नहीं टाइम देते, नहीं लिखते, तो आज ये संविधान इस रूप में इतनी जल्दी नहीं आती थी। वो ही लोग कहते हैं, लेकिन इन्हों क्या बोलते हैं, बाबा साहब कितने बार बोलते हो? अगर इतना ही नाम तुम भगवान का लेते तो स्वर्ग को पहुंचते थे। ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए ठीक है, तो हम भी तय किए हैं तुम लोगों को स्वर्ग को ही भेजना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में तुम ही कह रहे हो, जो काम करते हैं उनकी टीका टिप्पणी करते हो। तो अब जो झूठ बोलता है उसको स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कौन है, यमा रहता, कौन रहता? हाँ, यमराज ही डिसाइड करेगा, हम नहीं। तो बात ऐसी मत करो। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर, क्या वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे बात करते थे क्या? जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, वो करते थे। कभी किसकी वैयक्तिक टीका किसी को करते नहीं थे। लेकिन ये आके बैठे हैं और इन्होंने अपने को जो होना वो बोलते रह रहे। और आज देखो, इन्होंने ईडी में इतने केस डाले, 200 केस डाले। कितने लोगों को सजा मिली? 2 लोगों। कितना परसेंट हुआ? 1%। अरे 200 लोगों को तुमने ईडी का केस डाल के सताया, कितने लोगों को शिक्षा हो गई? 1 आदमी को, 1% को। अरे क्यों ये काम कर? डराने का? अरे आदमी एक बार डराएंगे डर जाता है, 2 बार डराएंगे डर जाता है। हमेशा अगर डरा देगा, उन्हें उठ के खड़ा होता है, फिर तब तुम नीचे बैठना पड़ता है। ये सहिष्णुता हमारी है, क्योंकि संविधान ने हमको सिखाया है कि संयम से काम लेना। अब सब मिलके रहना, सभी सेकुलर रहना, सबको लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम देश की प्रगति कर पाएंगे। भाई, और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया। अरे 1 महीने में अगर 3 दलित लोग की हत्या कर दी गई है और पुलिस अब तक जांच करके उनको पकड़ रही नहीं है, 1 महीने में 3 लोगों का, वो भी कहा जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में। अब ये हत्या करने वाले दलितों की, क्या ये दलितों को न्याय देंगे? क्या एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को न्याय देंगे? इसीलिए ऐसे लोगों को आप जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। चाहे कभी भी इलेक्शन आने दो, चाहे पंचायत हो, जिला पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी, आप दिल से काम करके हर देहात में जाके आप ये काम कर सकते हो। और जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, वहां पर जाकर आप धरना प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, और आप जिंदा है ये उनको मालूम होना। अगर आप मार खा के, आप अगर मुंह में भी अगर पेशाब करते हैं, घोड़े में अगर जा रहे हैं आपकी बारात लेके, उतार के अगर आपको मारते हैं, और दुनिया का काम अगर आप ऐसी बैठेंगे तो ऐसा ही मरेंगे दलित। उठो, जागृत हो जाओ, उठ के अगर कोई तुमको सवाल देता है, सवाल करता है, उसको सवाल तुमने फिर ऊपर से करना चाहिए।
मैं सुना यहाँ पर एक है, मैं कहूँ या ना कहूँ मुझे मालूम नहीं, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है एक चौक में, और दूसरे तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ चलने वाले उनकी भी मूर्ति है। ऐसा नहीं हो सकता। देश को आज के दिन अंबेडकर का संविधान चाहिए, दूसरों का, आरएसएस वालों का, उनके विचारधारे वालों का नहीं चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद लोग अभी भी एक होकर चलने को तैयार नहीं है, और बहुत से बातें और भी है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। ये आखिरी में मैं ये कहूंगा कि मोदी जी के एक 12 झूठ है, ये मेजर झूठ है। ऐसा तो 100 झूठ है उनके, गिन नहीं सकते हैं। 12 झूठ मैं बोलूंगा उनके, कौन से हैं आपको मालूम भी है, लेकिन मैं गिनता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि वो कैसे प्रधानमंत्री है। आप सुने होंगे, लेकिन और एक बार सुनाना मेरा काम है। पहले उन्होंने क्या बोला, 100 दिन में मैं काला धन वापस लाऊंगा। लाए? नहीं लाए। हर खाते में 15-15 लाख डालूंगा, डाले? ये झूठ है सच है? झूठ है सच है? झूठ है। हर खाते में हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सच है झूठ है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सस्ता करूंगा, सस्ता हो गया। 2022 में 22 तक मैं गंगा साफ करूंगा। गंगा ने किए नहीं। किसानों की आय दुगना करूंगा, किए क्या भाई? ये उसका छठा झूठ है। 2022 तक हर भारतीय को घर दूंगा, दिया हर भारतीय को घर? नहीं। एमएसपी की गारंटी दूंगा, दिए किसानों को एमएसपी की? नहीं दिए। नहीं, तुम लेकर झूठ बोल रहे होंगे या क्या? यहाँ नहीं है तो जो हमारे गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ ये सब गारंटी लेके अपने घर में रखे क्या? तो एमएसपी की गारंटी, महंगाई खत्म कर दूंगा। लोगों को खत्म कर रहे, लेकिन महंगाई खत्म नहीं हुई। मेक इन इंडिया में कारखाने और फैक्ट्रीज बनाऊंगा, बनाए? नहीं। ये 11वां झूठ है। और 12वां एक बड़ा झूठ, मैं परसों पटना से, उधर एक मीटिंग थी, अपना क्या है, बक्सर, वहां गया था। वहां तो बड़ी धूप है भाई, यहाँ भगवान की कृपा है, तुमको सुनने के लिए भी थोड़ा ठंडा हुआ, मेरे को बोलने के लिए भी थोड़ा समय मिला। वहां गया था, लोग धूप में थे, इधर बैठे उधर बैठे, झाड़ के नीचे उधर, क्योंकि इतनी कड़ी धूप थी। वहां बोले मेरे को, साहब यहाँ 2015 में, अगस्त 2015 में मोदी साहब आए थे और बोले कि मैं मोदी हूं, बिहार को क्या चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कोई उसमें बोला 50,000 करोड़ की हम पैकेज देंगे। तो मोदी साहब क्या बोले, आप पढ़ो वो निकाल के। मोदी साहब बोले 50,000, अगर आपको 60,000 चाहिए
70,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, 90,000 चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अपने इस पे हाथ रख के दिल पे, आपको 1,25,000 करोड़ दूंगा। फिर वहां के लोगों को पूछा मैं, ये मिला क्या भाई? और वीडियो सुनाया मैं उनको, वहां पर सुनाया कि मोदी ने खुद क्या किया बोला है, उनके मुंह से सुनवाई होने दो। इसलिए मैं उतने कड़ी धूप में 8-15 दिन पहले जो गया था दिखाया। वो 16वां, वो 12वां झूठ, बड़ा झूठ, 1,25,000 करोड़ का। ये देखो ऐसे लोग हैं और हर एक को धोखा देते हैं। अब हमारे गरीब लोग, दलित है, पिछड़े हैं, 30 लाख वैकेंसीज सरकार में पड़े हुए हैं। मोदी साहब क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि अगर ये वैकेंसीज भरे, वो जगह दलितों को मिलेगी, वो जगह बैकवर्ड्स को मिलेगी, वो जगह कमजोर लोगों को मिलेगी, वो जरा इकोनॉमिकली वीक लोगों को उनको मिलेगी। तो इसीलिए वो भरना नहीं चाहते। ये लोग ऐसा ही मरना लेकिन नहीं भरना, ये उनका काम है। और ये बोलते दलित, वो पिछड़े, सब लोग भाइयों और बहनों, मैं ऐसा हूं, ये हूं। अरे ऐसा बोलने से नहीं चलता, काम करो। मैं एक छोटा सा मिनिस्टर था, 1976 में एजुकेशन मिनिस्टर था। उस वक्त बैकलॉग वैकेंसीज मेरे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में 24,000 वैकेंसीज थे, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के मिलकर। मैंने सिर्फ 2 साल में वो 24,000 वैकेंसी भर के जो अनट्रेन्ड टीचर्स थे उनको, सारे लोगों को ट्रेनिंग देकर फिर उनको शिक्षा देने के लिए टीचर बोल के हमने अपॉइंटमेंट किया। करो ना, लोग नहीं मिल रहे। अरे ट्रेनिंग दे के बनो। जो लोग पहले के TCH नहीं रहते थे, B.Ed नहीं रहते थे, क्या सरकार उस वक्त ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजती थी? अरे IAS ऑफिसरों को आप 1 साल ट्रेनिंग को भेजते हो, क्या गरीब आदमी को आप ट्रेनिंग भेजकर वो वैकेंसी फिलअप नहीं कर सकते? ये शर्म की बात है, क्योंकि दिल नहीं है। अगर दिल बड़ा होता, लोगों की सेवा करने की भावना होती, तो निश्चित रूप से मोदी जी कर सकते थे। लेकिन वो करने की उनकी ये नहीं। मैं कभी कल क्या कुछ देखा, 50,000 क्या 15,000 लोगों का सर्टिफिकेट बांटते वक्त। तो ये लोग इतने कमजोर हैं, तो गरीबों के लिए देखते नहीं, और दूसरा उनके दुख और दर्द को समझते नहीं। और बेरोजगारी, महंगाई को तो इनके छुड़ाने का इनके पास कोई यही नहीं है। हर इसमें व्हाट्सएप पे हमेशा हिंदू मुसलमान यही लगाते रहते हैं। टीवी में जाओ, ये क्योंकि सबका कब्जा उन्होंने कर लिया है, इनकी कोई दोष नहीं है। ये तो पाप बेचारे कैसा चलाओ बोले तो वैसा चलाते, कहाँ काटो बोले तो वहां काट देते हैं, कहाँ रोको बोले तो रोक देते हैं। जो इनके मालिक है, वो मालिक सेक्युलर पार्टी के खिलाफ है, वो मालिक गरीबों के खिलाफ है, वो मालिक युवाओं के खिलाफ है, वो मालिक किसानों के खिलाफ है। इसीलिए हमारी वॉइस सारे देश में नहीं पहुंचती। लेकिन सुबह उठते की आप भगवान का दर्शन नहीं ले सकते उतना जल्दी,
लेकिन टीवी पे मोदी झट से आते हैं, उनका फोटो जरूर आप देखेंगे। अरे भाई कितने बार देखेंगे? कल वो बोल समझेंगे चलो भाई ये भी कोई एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, जैसा अमिताभ बच्चन आ रहा है, दूसरे लोग आ रहे हैं, ऐसा ही कोई एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, ये मालूम होगा। तो ऐसा एक जिसको हम प्राइम मिनिस्टर का हुदा एक स्टेट्समैन का देखते हैं, लेकिन आज इन्होंने वो काम छोड़ दिया, सिर्फ हमारे को टीका टिप्पणी करने में लगे हैं। और दूसरा, जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, कोई ऐसा बहादुर बीजेपी में निकला कि गरीबों की बात सुनने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला? मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक चला? नहीं, बैठे जगह मंत्र न। पहले तो बोलते थे ये सोने के चमचे में पैदा हो गए, वो है सिल्वर स्पून, ये कुछ बोलते थे। जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने अपनी असली कुवत बताई, तब ये लोग परेशान हो गए। अब उनके खिलाफ बोलने का काम नहीं कर रहे। अब बोलते हैं, दूसरी बात बोलते हैं, नो देश के तोड़ने की बात करते, मोड़ने की बात करते। ये बीजेपी की ये बातें अब नहीं चलेगी। हम जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। और संविधान बचा के हम कितनी भी मुश्किलात हमको आओ, हम संविधान को छोड़ेंगे नहीं, लोकतंत्र को छोड़ेंगे नहीं, देश को छोड़ेंगे नहीं। देश और राष्ट्र प्रेम हमारे खून खून में है। तुम्हारे पास नकली है, तुम नकली लोग हो, इसीलिए तुम्हारे में और हमारे में बहुत फर्क है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्रचार करो, हमारे आइडियोलॉजी का प्रचार करो। हमारे जो रेजोल्यूशंस हमने कांग्रेस पार्टी में उठाई है अहमदाबाद में, उसका प्रचार करो, तभी हम मजबूत बन सकते हैं। नहीं तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आखिरी में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही कहूंगा, आपका आशीर्वाद जब तक कांग्रेस पार्टी पे हम पे रहेगा, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। तो आपको सबको धन्यवाद और सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद। अरे जोर से बोलो यारो। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। आपको धन्यवाद।